मॉड्यूलर अरिथमेटिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है और समझने में भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। कॉन्सेप्ट आसान है लेकिन समझाने वाला चाहिए। तो मैं आ चुका हूं आपके साथ। माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं मॉडल अरिथमेटिक से। होता क्या है मॉडल अरिथमेटिक, एंड ये इस चैप्टर का पार्ट है जिसको हम कहते हैं नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। इसको बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है, नंबर थ्योरी में और क्वांटिफिकेशन में। नंबर थ्योरी में यही मॉड्यूलो अरिथमेटिक पढ़ेंगे, कांग्रेंस मॉड्यूलो पढ़ेंगे, एंड क्वांटिफिकेशन में एलिगेशन मिक्सचर्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, रेसेस एंड गेम्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे इस पूरे चैप्टर में। तो शुरू करते हैं मॉड्यूलो अरिथमेटिक से। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि क्या होता है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब इसको लेमा कहते हैं एक तरीके से, ये एक रूल है, एल्गोरिदम है। व्हाट डज दिस स्टेट इज कि डिविडेंड की जो वैल्यू होती है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होती है। इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है, लेट्स से 57, और 57 को आपको डिवाइड करना है 7 से। तो 7 के कितनी बार जाएगा 57 आएगा? ऑब्वियसली 8 टाइम्स करोगे तो 56 आ गया, क्लोजेस्ट आपको पहुंचना था। एंड यहां पे जो बचेगा वो 1। तो ये जो चीज हम लिखते हैं इसमें हर एक चीज का अपना एक स्पेशल नाम है। फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज डिवाइड कर रही है 7, इसको हम डिवाइजर कहते हैं। जो डिवाइड हो रहा है दैट इज नोन एज द डिविडेंड। वो वाला डिविडेंड नहीं जिससे पैसा मिलता है, लेकिन डिविडेंड जो डिवाइड होता है। ये जो आंसर आ रहा है जितने टाइम्स जा रहा है इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। एंड जो ये बच गया सारे काम करने के बाद, दिस इज नोन एज रिमाइंडर। तो ये सारी चीजों से मिलके यूक्लिड ने एक डिवीजन एल्गोरिदम बनाया और उसको ये बोला कि किसी भी डिविडेंड को आप लिख सकते हो एज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, व्हिच इज डिवाइजर इन 7, 8 इज द क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बेसिकली 57 को ब्रेक कैसे करना है जब एक स्पेशल डिवाइजर मौजूद हो, यही यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम बताता है। अब यहां पे कुछ टर्म्स लेके कर रहा है, एक्स को डिविडेंड बोल दे रहे हैं, वाई को डिवाइजर बोल दे रहे हैं, क्यू को क्वोशिएंट, आर को रिमाइंडर। बहुत ही बेसिक सी चीज है, उसका मीनिंग आपके सामने यहां पे मैंने समझा दिया। अब इसी को बिल्ड करते हुए बना मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर दिखता कैसा है भाई? दिखता ऐसा है कि इसको हम लिख देते हैं मॉड। जस्ट राइटिंग मॉड विल स्टेट की मॉड्यूलो ऑपरेटर है। इसका काम क्या है? मॉड्यूलो ऑपरेटर का सिंपल सा काम है टू फाइंड रिमाइंडर। हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर निकालना ही मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम है। तो इस चीज को जो मैंने यहां लिखा 57, 7 into 8 plus 1, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 57 mod 7 is equals to 1। यहां पे आपका डिविडेंड इन्वॉल्व है, डिवाइजर इन्वॉल्व है और रिमाइंडर इन्वॉल्व है। क्वेश्चन से हमें कुछ भी यहां लेना देना नहीं है। आई होप दिस इज सिंपल, बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो 57 mod 7 का मतलब क्या है कि भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है जब 57 को आप 7 से डिवाइड कर। सेम लॉजिक पे अगर आप 128 को 3 से डिवाइड करोगे, 128 mod 3, तो आपको बस रिमाइंडर देखना है। कैसे निकालोगे? 128 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा सीधा सीधा 12 आ जाता है, कुछ नहीं बचा, 8 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, बच गया 2। तो ये जो बच गया है दिस विल बी योर रिमाइंडर विच इज 2। दिस विल बी योर रिमाइंडर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आपको आंसर में रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर विल बी योर आंसर। पूरा मॉड्यूलो ऑपरेटर इस पे ही वर्क करता है। अब ये जो x और y या फिर जो डिविडेंड एंड डिवाइजर है, ये कई फॉर्मेट में हो सकता है। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो वो सारे केसेस यहां पे आपके सामने मौजूद हैं। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये वाली पहली चीज को है डिविडेंड है, और इसके बाद वाली चीज दैट इज y वाले टर्म्स, ये आपके डिवाइजर हैं। दिस इज डिविडेंड जो डिवाइड होता है, एंड दैट इज डिवाइजर जो डिवाइड करता है। नॉर्मली अब जब 68 mod 12 करोगे आपको 8 रिमाइंडर मिलता है। कहने का मतलब 68 उठाया, 12 से डिवाइड किया तो 12 5 जा 60 आ गया, रिमाइंडर आ गया 8। तो आंसर आपको रिमाइंडर में ही मिलता है, इसीलिए रिमाइंडर 8 है। रिमाइंडर आप देखोगे हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कभी रिमाइंडर नहीं होता। अब अगर हम -68 को करेंगे, बहुत ध्यान समझना, इफ वी डू -68 डिवाइडेड बाई 12, -68 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आप यहां पे 5 ही लिखोगे, आप लिखोगे 6, आप लिखोगे यहां पे 6।
या कह सकते हो -6 लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। लेट्स राइट -6, 12 -6 आ जाएगा तो आपका -72। यहां पे होगा साइन चेंज। जैसे आपने साइन चेंज किया, काटने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है, तो जैसे ही आपने साइन चेंज किया आपको बचेगा +4। इसीलिए यहां पे जो आंसर आ रहा है वो +4 आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज हमारा नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता। यू कैन नॉट डू कि इसको 6 से 5 से किया, इधर 60 आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे फिर तो, राइट? तो आपको एडजस्ट करना है। हमेशा आपका जो आंसर होगा दैट वुड बी अ पॉजिटिव नंबर। क्या नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता? होता है, जस्ट दैट्स फॉर जस्ट सिंप्लीफिकेशन पर्पस। उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर आया 68 मॉड -12। यहां पे भी बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप 68 को डिवाइड करोगे -12 से। यहां नेगेटिव साइन डजंट मैटर, यहां नेगेटिव हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 5 से किया, या कह सकते हो आपने -5 से किया, इधर 60 आ गया, 60 प्लस में आएगा, लेकिन साइन चेंज होके सिर्फ 8 बचेगा। तो कहने का मतलब अगर डिवाइजर या डिविडेंड दोनों में से कोई भी नेगेटिव है, आपको नेगेटिव क्वोशिएंट ही मिलता है रिमाइंडर पॉजिटिव बनाने के लिए, और आपको क्लोजेस्ट वैल्यू पे जाना है। आपको यहां पे क्लोजेस्ट वैल्यू पे जाना है कि पॉजिटिव आंसर आए। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट में बनता है 68 12। ये सेम इस तरीके से काम करता है जैसे ये कर रहा है। तो आप -68 को डिवाइड कर रहे हो -12 से, -68 को डिवाइड कर रहे हो -12 से, तो आप यहां पे 6 मल्टीप्लाई करोगे। 6 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? -72। चेंज होता है साइन हर बार। आंसर 4। आपके मन में आएगा कि मैंने 6 5 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन रिमाइंडर को पॉजिटिव रखने के लिए ये काम हम करते हैं। लेकिन इतने सारे रूल्स क्या याद करना हमारे लिए जरूरी है? द आंसर इज नो। हमें जो रूल्स याद करने हैं वो सेटअप से, वो प्रैक्टिस से अपने आप आगे क्लियर होते जाएंगे। तो ये 4 रूल्स आपकी बुक में एज इट इज दिए थे, तो मैंने यहां पे लाया ताकि आपको वो समझा पाऊं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। किस तरीके से हम लोग नेगेटिव नंबर से या पॉजिटिव नंबर से क्वोशिएंट लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं क्वोशिएंट की बात करूं, सिर्फ क्वोशिएंट ही, इन सारे केस में जो क्वोशिएंट होता है, इसमें क्वोशिएंट पॉजिटिव आता है, इसमें क्वोशिएंट नेगेटिव था, इसमें क्वोशिएंट नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव था। मतलब अगर डिविडेंड डिवाइजर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो क्वोशिएंट भी पॉजिटिव है। डिविडेंड डिवाइजर दोनों ही नेगेटिव हैं तब भी क्वोशिएंट पॉजिटिव है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंट है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्वोशिएंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ऐसे आप याद कर सकते हो, सेम है तो पॉजिटिव, डिफरेंट है तो नेगेटिव। ये आपकी बुक का एग्जांपल था, समझना जरूरी था। अब देखो यहाँ क्वेश्चंस दिए, आप बहुत आराम से कर सकते हो। पहले पार्ट का आंसर आपको बोला है 21 मॉड 8, तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दोगे। 8 2 16 होता है। आपको इसके अंदर रहना है, इसकी बाउंड्री के अंदर रहना है, ताकि आप माइनस करो तो नंबर ये आ जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही माइनस का 31 मॉड 7, नेगेटिव होगा, क्या बताया था? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो इधर आ जाएगा माइनस का 35, साइन चेंज होगा, बचेगा 4। सो आंसर वुड बी 4। ये बहुत ही नई नई चीजें हैं, सीखोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, इसका एक और जुगाड़ है, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड पार्ट, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4। आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। 18 मॉड 18, आप अगर 18 को 18 से ही डिवाइड कर दो तो 18 1 जा 18, पूरा चला गया, आंसर आ गया 0। तो इसका आंसर आ गया 0। 7 मॉड 12, तो 7 को हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं। 12 0 टाइम्स डायरेक्टली 7 आ जाता है। मतलब नंबर अगर डिविडेंड छोटा होगा डिवाइजर से तो वो एज इट इज आंसर बन जाता है। दैट मीन्स कि इसका आंसर सीधा सीधा 7 होगा। ये भी आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस थे, बताना जरूरी था तो यहां पे कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलो ऑपरेटर पे। क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं और आपको क्या ध्यान में रखना है, उन सब चीजों की यहां पे हम बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज वाइज हम रीड करते हैं। इफ द वैल्यू x इज इंक्रीज्ड बाय अ मल्टीपल ऑफ y, से ky, वेयर k इज एन इंटीजर, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय y, उस पे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का जो आंसर है सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओके, इसको एग्जांपल से समझोगे ज्यादा बेटर है। मान लीजिए आपने लिखा है 32 मॉड 6, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। बहुत ही इजी था, 32 को मॉड 6 किया, आंसर 6 आ गया। लेकिन अगर आप 32 में कोई भी 6 का मल्टीपल ऐड कर दो, ये यही बोल रहा है ना, 6 का कोई भी मल्टीपल ऐड करो और वापस से आप मॉड 6 करो, तो आंसर विल अगेन बी 2। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपने 6 का
कौन सा मल्टीपल ऐड किया है, दोनों ही केस में आंसर सेम आना है। तो ये बोल रहा है इसी नंबर का कोई भी मल्टीपल आप ऐड कर दो, इट वोंट मैटर। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल के लिए मानो मैं 12 ऐड कर देता हूं। इफ आई ऐड 12 देन आई डिवाइड बाय 6, तो ये 32 एंड 12 बन जाएगा 44, 44 मॉड 6। वही वाला लॉजिक, 44 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42, बच गया 2, तो आंसर इसका भी 2 ही आएगा। तो आपकी कोई भी 6 का मल्टीपल उसमें ऐड करोगे, ओवरऑल आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, आंसर वुड बी 2। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक, if a b c are positive integers, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की यहाँ बात करी गई है, then a plus b mod c will give you a mod c, b mod c and overall mod c। तो ये चीज तो चलो समझ में आई कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, ऐसा बन गया, बट ये एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि हमें रिपीटेड डिवीजन करते जाना है जब तक मेरा आंसर एक सर्टेन वैल्यू से कम ना आ जाए। तो अभी हमने जितने भी प्रीवियस एग्जांपल्स देखे, जितने भी एग्जांपल्स देखे, आंसर कभी भी आपके डिवाइजर को एक्सीड नहीं कर सकता। सो सब इससे पहले जो स्लाइड थी, दिस स्लाइड, यहां पे तो डिविडेंड x था, डिवाइजर y था। तुम्हारा जो रिमाइंडर होगा, योर रिमाइंडर, दिस वैल्यू will always be less than the divisor and will always be greater than or equal to 0। ये चीज ऑलरेडी यहां लिखी थी, मेंशन करना भूल गए थे, तो यहां पे ये चीज भी याद रखना, योर रिमाइंडर will always be greater than equal to 0 और लेस देन द डिवाइजर। ओके, कभी भी डिवाइजर्स को एक्सीड नहीं कर सकता, इसीलिए ये एक्स्ट्रा मॉड सी हम लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां मानो लिख दिया मैंने 32 प्लस 25 मॉड 7, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा, तो दिस कैन बी रिटन एज 32 मॉड 7 प्लस 25 मॉड 7। ये प्रॉपर्टी बस यही कह रही थी, एंड इस पे पूरे पे एक और मॉड 7 आपको लगाना है। वाई? बिकॉज जो भी आंसर आएगा अगर उसने 7 को एक्सीड किया तो आपको उसको वापस से 7 से डिवाइड कर देना था। जैसे 32 मॉड 7 आप करोगे तो आपको 4 मिलेगा, करेक्ट। 28 मल्टीपल होता है 7 का, 28 के बाद 4 एक्स्ट्रा है, 4 प्लस यहाँ पे भी 21 होता है, तो यहाँ पे भी 4 मिलेगा, 4 प्लस 4 आ गया, एंड ओवरऑल आपने लिखा मॉड 7। ठीक है, ओवरऑल मॉड 7, 4 प्लस 4 यहां से आ जाएगा 8 मॉड 7, एंड 8 मॉड 7 का मतलब 1 होता है। तो रिमाइंडर इज 1। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि अगर इसको ऐड कर दो, दिस कैन ऑल्सो बी डन लाइक दिस कि 57 मॉड 7 कर देंगे, बिल्कुल, तब भी रिमाइंडर 1 आ जाता। तो हमें रिमाइंडर निकालना है, किसी भी तरीके से निकालो। ये क्यों किया जाता है? ये तो छोटे नंबर से, जब नंबर बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो ये करना ज्यादा सेंस बनाता है। तो ये होती है एडिशन प्रॉपर्टी कि हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं एंड तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो वैल्यू हमारे डिवाइजर से छोटी ना आ जाए या डिवाइजर के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे, जो चीज एडिशन में पढ़ा एग्जैक्टली वही चीज सब्ट्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करती है, चीजों को बस आसान करने के लिए है। देन सबसे इंपॉर्टेंट द मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको मैं शॉर्ट क्वेश्चन में पहले समझाता हूं। वही चीज है कि a इंटू बी मॉड सी लिखा है तो a मॉड सी इंटू बी मॉड सी होगा, और जो भी इसका आंसर आएगा उसको वापस से उस डिवाइजर से हम लोग डिवाइड करेंगे टू फाइंड द फाइनल रिमाइंडर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने लिखा 12 इंटू 15 और यहां लिख दिया मॉड 7। ठीक है, अब जनरली आप क्या करते, 12 इंटू 15 करते, और 12 इंटू 15 होता है 180। आपने किया 180 मॉड 7, जो आसान है करना। 180 मॉड 7 का मतलब क्या है, आप आए 180 को डिवाइड किया 7 से, तो 7 2 जा 14 बचा 40, 7 5 जा 35, यहां आ जाएगा 5, करेक्ट, बिल्कुल, और ये आपका आंसर भी आ जाएगा। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये वाले जो नंबर्स हैं बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाएं, तब कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ही 15-16 डिजिट का आ रहा है। तो उस केस के लिए ये प्रॉपर्टी आपकी बनी हुई है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट कैन बी डन इज जस्ट फाइंड 12 मॉड 7, ये निकाला, मल्टीप्लाई किया 15 मॉड 7 से, एंड जो भी आया इसका आंसर आया इस पूरे का, उसको वापस से आपने मॉड 7 किया। तो मॉड 7 का मतलब जो भी आंसर आ रहा है वापस से रिपीटेडली आपको 7 से डिवाइड करते चलना है। सो 12 मॉड 7, 7 का मल्टीपल इधर 7 है, तो 7 एंड एक्स्ट्रा में 5 आ जाएगा, 5 इंटू 1 ओवरऑल मॉड 7।
15 मॉड 7 1 आता है, क्योंकि 7 2 14, रिमाइंडर 1 बचता है, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाला, ऐसा लिख दिया। इधर बचेगा 5 मॉड 7, सो द आंसर इज 5। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग थी इस पे, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एडिशन मॉड्यूलो आता है, लेकिन एडिशन मॉड्यूलो से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेगेटिव रिमाइंडर का। नेगेटिव रिमाइंडर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एंड अभी ये कॉन्ग्रेंस में हम आगे पढ़ते, लेकिन अभी समझना बहुत जरूरी है। इसी क्वेश्चन को डील करेंगे विथ अ नेगेटिव रिमाइंडर। सो नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है एंड किस तरीके से आपको नेगेटिव रिमाइंडर अफेक्ट करता है, तो हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव रिमाइंडर, इन सब की बातें भी हम यहां पे करेंगे। मान लीजिए, मानना ही है और क्या करोगे, मान ही सकते हो। सो मान लीजिए आपके पास वही नंबर दिया था, नंबर था 12 इंटू 15 मॉड 7, ठीक है, और मैं नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढ रहा हूं 7 के। व्हेन आई एम फाइंडिंग नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, व्हाट आई गेट, 7 एंड 12, 12 से नियरेस्ट मल्टीपल 14 होता है। इसको अलग अलग कर लेते हैं, 12 मॉड 7, क्योंकि कर सकते हैं, 12 मॉड 7 इंटू 15 मॉड 7, एंड जो भी आंसर आया उसका मॉड 7। ये तो मैंने आपको बताया था। कभी कभी नंबर्स को ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है, या बहुत ज्यादा बड़े नंबर से फिर से कैलकुलेशन लेंदी होती है, उसके लिए हम ये काम करते हैं। तो 7 के टेबल में 14 आता है एंड 12 से वो 2 ज्यादा है। हम रिमाइंडर जब लिख रहे थे हमने 5 लिखा था, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 वी कैन ऑल्सो राइट -2। ये -2 कैसे आया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो भाई, -2 क्या बोल रहा है, मेरे पास 14 था, 7 का अगला जो मल्टीपल था वो 14 था, तो 7 2 जा 14 पूरे में जाता, लेकिन मेरे पास तो एग्जिस्ट 12 ही करता है ना। ऐसे समझो कि मेरे पास 12 एग्जिस्ट करता है, मैंने अगर 2 से लिखा तो मेरे पास 14 आएगा, एंड क्योंकि यहां साइन चेंज होता है मेरे पास -2 बचा। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। जब भी मैं एक नंबर को एक्सीड कर जाता हूं, मेरा रिमाइंडर नेगेटिव आता है, तो वो नेगेटिव रिमाइंडर यहां लिख देते हैं। तो -2 इंटू इसका तो 1 आया था, बहुत ही सिंपल सा, ये लिखेंगे हम मॉड 7। तो ओवरऑल कितना आ गया, -2 मॉड 7। लेकिन नेगेटिव, मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिमाइंडर 0 से लेके डिवाइजर के बीच में हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो नेगेटिव हटाने के लिए व्हाट वी डू इज, इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर देता हूं। आपको अगर फाइनल आंसर चाहिए होता है, मन में ये काम कर लो, नेगेटिव रिमाइंडर हटाने के लिए जो भी अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, जस्ट ऐड दीज बोथ नंबर्स। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास बचेगा -2 + 7 विच इज 5, ठीक है, क्योंकि -2 शॉर्ट है, जो भी रिमाइंडर आ रहा था उससे -2 शॉर्ट, आंसर इज 5। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। ये कहां पे बेनिफिशियल होता है, जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको दिखें कि लेट्स से 36 इंटू 42 एंड यहां लिख दिया मॉड 37। जब ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर विल मेक सेंस टू यू। 36, अब मैं आप भाई इसको अलग भी करता तो मैं क्या लिखता, 36 मॉड 37, बिल्कुल सही बात, इनटू में 42 मॉड 37, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल जो आंसर आए उसको वापस से 37 से डिवाइड करोगे, तो ये चीज क्या हो रही है, और मेरी कैलकुलेशन को इंक्रीज कर दे रही है। अब 36 मॉड 37 तो 36 ही होता है ना, क्या ही फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ नहीं, फायदा हुआ। जब 36 को आप 37 से डिवाइड करोगे तो आपका जो डिविडेंड है वो छोटा है, तो एज इट इज आ जाएगा ना वो 36 मॉड 37, रिमाइंडर कितना 36 बचेगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट आई एम गोइंग टू राइट जस्ट -1। मैं 36 नहीं लिखूंगा, मैं -1 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा -1, क्योंकि 37 जो नेक्स्ट 37 का मल्टीपल था उसमें कितनी कमी थी, सिर्फ 1 की कमी थी। ये कमी की बात समझोगे तो क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये आ गया आपका -1, और -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, अब 42 मॉड 37, रिमाइंडर इज 5। सो फाइन, और आंसर इधर ओवरऑल मॉड 37 में लिखना था, ठीक है ना। ये चीज तो समझ में आ रही सबको। आपका आएगा -5 मॉड 37। मैंने बताया आंसर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट add this negative remainder to this number. When you add this negative number remainder to this number, आपको overall value 32 मिल जाती है, and that is the answer. So this is a better approach in solving such questions जहां पे calculation heavy task होता है. This is the concept of negative remainder. ये है concept of negative remainder. I hope आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई।
इसका यूटिलाइजेशन अभी हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे सेंस बनाता है। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो एक फैंसी टर्म है टू राइट द मॉड्यूलो। जो चीज हम ऐसे लिख रहे थे a प्लस बी मॉड m, a प्लस बी मॉड m लिख रहे थे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट अब ऐसे लिख देंगे, a प्लस लगा देंगे और इधर उस जिससे डिवाइड करे तो उसको ऐसे। तो इट्स जस्ट फैंसी फॉर्म ऑफ राइटिंग, इट्स जस्ट अ फैंसी फॉर्म ऑफ राइटिंग द एडिशन मॉड्यूलो, नथिंग एल्स। बहुत ही बेसिक सी चीज है। और ये जो दो चीजों में डिवाइड किया गया इसका भी कोई सेंस नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। पहला वाला याद रखो, a प्लस एम बी का मतलब क्या है, ए बी mod m। रीड कैसे करते हैं, एडिशन मॉडुलो m टू a प्लस b। इट इज रेड एज एडिशन मॉडुलो fm टू a प्लस b। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट देन सी द सॉल्यूशन। आई होप आप सब ने ट्राई किया होगा एंड सॉल्व भी कर लिया होगा, नहीं किया तो देखते हैं। मीनिंग क्या होता है, फाइंड एडिशन मॉडुलो 8 इफ a एंड b आर 3 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। सो क्वेश्चन पेपर में या तो ऐसा लिख के आ सकता है या ऐसा भी आपको कुछ मिल सकता है, 3 प्लस में 8 लिखा हुआ एंड 11, दोनों का मीनिंग सेम है। एंड पहले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, 3 प्लस में 8 लिखा हो 11, दिस सिंपली मीन्स 3 प्लस 11 मॉड 8। रीड करना बस आना चाहिए आपको, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो। 14 मॉड 8 विच इज जस्ट 6। नेगेटिव 2 भी होता है और 6 भी होता है। नेगेटिव रिमाइंडर एंड पॉजिटिव रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है वो डिवाइजर आता है, ठीक है। डिफरेंस बताया, नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव डिफरेंस में जो डिफरेंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में जो डिफरेंस होता है, दैट इज द डिवाइजर। तो यहाँ पे -2 लिखो या 6 लिखो, दोनों का सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। 6 कैन बी रिटन -2, बट आंसर नेगेटिव नहीं आएगा तो आपको 6 ही लिखना पड़ेगा। यह है पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में बोला है फाइंड एडिशन मॉडुलो 25 इफ a एंड b आर 15 एंड 6। 15 प्लस 25 एंड 6। लिखने का तरीका ऐसा होगा, मीनिंग होगा 15 प्लस 6 मॉड 25। आसान सा है। अब क्योंकि ये नंबर ही छोटा है, 21 मॉड 25, जब भी ये नंबर छोटा आ जाए डिवाइजर से तो आंसर में वही नंबर आ जाता है। 21 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट थर्ड पार्ट फॉर मॉडुलो 30 5 अप्लाई एडिशन मॉडुलो। तो आपको ऐसे लिखना है 17 प्लस सबस्क्रिप्ट में 30 एंड इधर 13। सो इट इज सेड टू बी 17 प्लस 13 मॉड 30। ओके, सो इधर 30 आ जाएगा, 30 मॉड 30। जब एग्जैक्टली नंबर सेम टू सेम होगा तो आंसर हो जाएगा 0। बहुत ही बेसिक सी चीज थी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज सब्ट्रैक्शन मॉडुलो। तो a माइनस एम बी इज रेड एज सब्ट्रैक्शन मॉडुलो m टू a माइनस बी। जैसे एडिशन मॉडुलो था वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मॉडुलो है। कोई भी इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि डायरेक्टली यही आंसर हो जाता है, उन्होंने ये बोला। सो डजंट रियली मैटर, डजंट रियली दैट मैटर दैट मच। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा। फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉडुलो 8 इफ a एंड b आर 11 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो 11 माइनस 8 3, लिखने का तरीका ऐसा होगा, ठीक है। तो इट मीन्स 11 माइनस 3 मॉड 8। तो इधर तो 8 ही आ जाएगा, तो 8 मॉड 8, आंसर इज 0। सिंपल सा। अप्लाई सब्ट्रैक्शन मॉडुलो टू 15 एंड 6। तो 15 माइनस 25 एंड 6, ये मीनिंग है 15 माइनस 6 मॉड 25। सो प्लीज रिमेंबर इसको ऐसे लिखना है और कुछ भी नहीं है नया। देन आ जाएगा 15 माइनस 6 9, 9 मॉड 25। ये नंबर इससे छोटा है तो आंसर इज जस्ट दैट नंबर ओनली विच इज 9, ठीक है। बहुत ही बेसिक, डिविडेंड जब भी डिवाइजर से छोटा होगा वही आंसर आपको एज इट इज लिखना होता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट। a डॉट एम बी इज रेड एज मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m टू a इंटू b। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। कंफ्यूजन वही मॉड में होती है और कॉन्ग्रेंस में होगी, भी कॉन्ग्रेंस भी समझाऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो ए बी मॉड m, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये आप सही दिख रहा हो, a गोले में m एंड b, ये लिखा होगा। सो अगेन लेट्स डू द फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस ओनली। If a equals to 3, b equals to 11, m is equals to 8, then find a dot m। तो हर चीज आपको पता है तो इसको जरा सेटअप में लिख लो। सेटअप में लिखने के लिए ऐसा लिखोगे,
एंड इसका मीनिंग होगा 3 इंटू 11 मॉड 8। अब क्योंकि नंबर छोटे, यू कैन जस्ट राइट 33 मॉड 8 एंड 33 मॉड 8 का मतलब होता है 1। ठीक है, 1। आपको ये मॉड सिंबल कब तक लगाना है? जब तक एक ऐसा आंसर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 मॉड 8 देन फाइनल आंसर इज 1। आपको तब तक ये मॉड मॉड लिखते जाना है जब तक ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा ना बन जाए, तब तक लिखते रहो, और जैसे बन गया उस नंबर को लिख दो, लास्ट में मॉड मत लगाओ। ये सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अप्लाई मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स 5 एंड 3 फॉर मॉडुलो 25। तो इन्होंने बोला ये है 5, 25 एंड 3। ठीक है, मीन्स 5 इंटू 3 मॉड 25, तो 15 मॉड 25 विच इज जस्ट 15। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, नंबर छोटा है ना उससे, तो वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मॉडल आपको समझ में आए। इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है पहले वो समझते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक कहां पे ये यूज होता है? कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो एज अ बिटवाइज ऑपरेटर भी इसको यूज करते हैं और कई कैलकुलेशंस में भी यूज करते हैं टू फाइंड द रिमाइंडर। तो कैलकुलेटर में यूज होता है आपका मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेटर। म्यूजिक में भी यूज होता है, अरिथमेटिक मॉड्यूलो 12 इज यूज्ड इन द कंसिडरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ 12 टोन इक्वल टेम्परामेंट। तो भाई म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन जो आपका 12 टोन इक्वल टेम्परामेंट होता है उसके ही मल्टीपल्स होते हैं, टोन्स के मल्टीपल्स होते हैं, उसमें ये यूज होता है। कैलेंडर में भी यूज होता है, और ये मुझे पता है, टू फाइंड ऑड डे। ऑड डे क्या होता है? मानो आज से 20 दिन के बाद, आज अगर फ्राइडे है तो आज से 20 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो आंसर इज थर्सडे। तो कैसे आएगा? जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 6, तो फ्राइडे में 6 दिन ऐड किए, आंसर आ जाएगा दैट नंबर ओनली। तो मॉडुलो वहां पे भी यूज होता है टू फाइंड द गिवन डे ऑफ अ वीक फॉर अ गिवन डेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में कवर कर चुके हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑल्सो हैज वाइड एप्लीकेशन इन डिसिप्लिन सच एज लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, ये विकिपीडिया ने बताया है, ये बुक में लिखा था। ठीक है, ये विकिपीडिया ने बताया है और ये बुक में लिखा था। कई जगह पे मॉड्यूलर अरिथमेटिक का यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेवलेंट जो है वो यहां पर है। देखो एक घड़ी, क्या घड़ी में आप जब भी देखोगे, अगर आपको बताना है कि 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या 15 घंटे बाद क्या टाइम हो रहा है, तो आप बड़े आराम से उसको निकाल सकते हो। एंड इफ दे आस्क यू पीएम में अगर ना पूछें, अगर ये 9 PM ना लिखा हो तो आपको क्या करना होता है? अगर ये PM ना लिखा हो, so what will be after 1250 hours if the present time is 9 PM? बट 9 PM ना होता, मुझे सिर्फ अगर ये बताना होता कि 9 o'clock होगा, अगर एक नॉर्मल घड़ी में चलते हैं, रिस्ट वॉच में चलते हैं, जिसमें सिर्फ 12 सुइयां होती हैं। लेकिन अगर मुझे PM AM में चीजें बतानी है तो मुझे 24 घंटे का फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। वाई 24 आवर्स? क्योंकि 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, एंड 24 घंटे के बाद एक 9 PM से दूसरा 9 PM मिलता है। अगर मैं यहाँ पे 12 का सहारा लूंगा तो 9 PM से 9 AM पहुंचूंगा, जो मुझे नंबर सही मिलेगा, 9 का जो डिजिट है वो सही मिलेगा, लेकिन PM AM नहीं पता चलेगा। तो जब AM PM की ये बात करेंगे, ऑलवेज यूज 24 आवर फॉर्मेट, हमेशा 24 आवर फॉर्मेट यूज करो, वो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कहां पे करना है, कहां पे नहीं करना। सो इन्होंने पूछा है क्या टाइम हो रहा होगा आफ्टर 1250 आवर्स। सो 1250 आवर्स में क्या टाइम हो रहा होगा अगर मैं 24 आवर्स के हिसाब से चलूं, 24 आवर्स के हिसाब से चलूं, तो 24 5 जा इधर 120 होता है, यहां हो जाएगा 50, 24 2 जा 48 होता है, बचेगा 2। तो मेरे पास एक्स्ट्रा में ये आ रहा है, ये 2 क्या बताएगा? ये 2 बताएगा कि कितने एक्स्ट्रा आवर्स हुए हैं 24 घंटे के बाद। मैं 24 घंटे की साइकिल्स लेके चलता रहा, तो यू कैन ऑल्सो से कि 1250 मॉड 24, ये 2 मिलता है। इसका मतलब क्या है? 24 घंटे की साइकिल्स मैंने कंप्लीट करी, और इतनी साइकिल्स कंप्लीट करी, उसके बाद भी 2 घंटे एक्स्ट्रा है। कंप्लीट साइकिल के बाद भी 2 एक्स्ट्रा घंटे। कितनी कंप्लीट साइकिल्स हुई हैं? 52 कंप्लीट साइकिल, मतलब 52 डेज बीत चुके हैं। फॉर 1250 आवर्स 52 डेज कंप्लीट बीत चुके हैं। 9 बजे से 9 बजे तक वाले, 9 PM से 9 PM प्लस 2 घंटा एक्स्ट्रा आया। तो 9 PM से अगर मैं 2 आवर एक्स्ट्रा कर दूं तो आपका आंसर क्या आता है? 11
PM। तो 24 आवर्स का यूज क्यों किया? मुझे दिन को बदलना था, टाइम बताना था, AM PM नहीं बताना था। ठीक है, मैं 12 से डिवाइड करता, ये 104 आता, तब भी 2 आता, तब भी रिमाइंडर 2 आता 12 से डिवाइड करने पे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती, तुम AM और PM नहीं बता पाते, फिर तुमको क्वेश्चन देखना पड़ता। यहां क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी यहां पे चीज थी। अब एक ना चीज समझते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, नई चीज है, समझोगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्लियर हो जाएगा। तो समझो, मान लीजिए एक्टिविटी एक तरीके से, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं 262 एंड 137 और दोनों को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। जब दोनों को ही डिवाइड किया तो ये पाया, देखो भाई दोनों को 5 से डिवाइड किया तो 262, कहने का मतलब क्या है, 262 मॉड 5 किया तब भी 2 मिला, एंड 137 मॉड 5 किया तब भी 2 मिला। दोनों ही केस में जो रिमाइंडर मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। अब इससे फायदा क्या है? जब भी रिमाइंडर सेम मिलता है, बहुत ध्यान समझना, जब भी रिमाइंडर सेम मिलता है, सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद दो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड, ऐसे समझो हमने क्या किया, a मॉड x किया और मुझे एक रिमाइंडर r मिला, मैंने फिर b मॉड x किया, मुझे एक और रिमाइंडर मिला, वो भी सेम ही मिला, सेम नंबर से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर पाना मेरा टास्क था। तो इससे मैं ये चीज कंफर्म कर लूंगा कि जो a माइनस बी होगा, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ x। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है देन दिस थिंग हैज टू एग्जिस्ट। ये पूरी चीज, ये पूरा जो स्लाइड है ये चीज बता रहा है कि इफ आई डिवाइड टू डिफरेंट नंबर्स विद द सेम नंबर एंड आई गेट अ सेम रिमाइंडर, देन द डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, जो मैंने नए नंबर्स लिए थे, उनका डिफरेंस विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ x। समझे? इसका मतलब क्या? दिस ऑल्सो मीन्स कि a माइनस बी का अगर मैं मॉड x कर दूं तो मुझे कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर ना मिलना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये तब एग्जिस्ट करता है जब ऐसा हो, एंड दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसी से कॉन्ग्रुएंस पे हम बिल्डअप करते हैं। तो इसको जनरलाइज कर दिया, ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया जनरलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो m डिवाइड्स a माइनस b, मैंने x लिया था, इन्होंने m लिया, विच कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज m डिवाइड्स a माइनस b, ऐसे लिख सकते हैं। m is a multiple, m is a divisor, it's a factor of a minus b, difference। ठीक है ना, a minus b is a multiple of m। तो इसी से शुरुआत होती है अपने अगले टॉपिक की, विच इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। तो क्या होता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो? जो अभी मैंने आपको बताया वो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का बिल्डिंग ब्लॉक था। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का मतलब यही होता है, यस, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का मतलब इतना सही है कि अगर दो डिफरेंट नंबर्स सेम नंबर से डिवाइड होके सेम रिमाइंडर दे दें तो वो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है। दो डिफरेंट नंबर सेम नंबर से डिवाइड होके सेम नंबर दे दें तो वो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के अंडर आते हैं और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m से। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। नोटिस करो मैंने क्या लिखा है, ट्रिपल इक्वल टू, इसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ये फॉलोइंग कंडीशंस फॉलो होती हैं। पहली, a माइनस बी मस्ट बी डिविजिबल बाय m। दूसरी, ये दोनों का जो रिमाइंडर हो वो सेम। यही चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी एक एग्जांपल से भी। आई होप आप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस चीज को समझोगे। चाहे ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, मीनिंग सेम है। तो जो मैंने समझाया उसको भी क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? जो मैंने यहां पे जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, क्या उस चीज को भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वी कैन राइट कि भाई 137 इज कॉन्ग्रुएंट टू 262 मॉड 5। क्या बोलेगा कि 137 को 5 से डिवाइड करो या 262 को 5 से डिवाइड करो, आपको जो आंसर मिलता है वो सेम मिलता है। तो 162 और 137 और 262 दोनों कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के अंडर लाई करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, मुझे वेरीफाई करने को बोला है इस चीज को कि वेरीफाई करिए कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m। if a is equals to 41, b equals to 21 and m is equals to 5। so सवाल यह है कि 41 क्या 21 मॉड m मॉड 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अभी मैंने बताया था कैसे कैसे वेरीफाई करते हैं। आपको 21
मॉड 5 निकालना था जो 1 आया, फिर आपको 41 मॉड 5 निकालना था जो फिर से 1 आया। बिल्कुल सही बात है, रिमाइंडर सेम आए, डिवाइजर भी सेम था। अब इनको देखते हैं। देन 41 माइनस 21 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, ये तो होना चाहिए। तो क्या 20 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 है? 20 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, ये तो ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो मेरे को दो कंडीशन, कॉन्ग्रेंस के लिए दो कंडीशंस होती है, इंडिविजुअल रिमाइंडर सेम आने चाहिए सेम नंबर से डिवाइड होने के बाद, और दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करोगे जब 5 से तो रिमाइंडर तब भी तुमको सेम ही मिलना चाहिए, मतलब क्या मल्टीपल बनना चाहिए, दैट इज 0, रिमाइंडर शुड बी 0। तो ये प्रॉपर्टी 5 है, एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसके ऊपर कि अगर कॉन्ग्रेंस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, अगर आपकी कॉन्ग्रेंस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ए और बी में, मतलब इंडिविजुअली डिवाइड करके भी ये नंबर मेरे को देखने को मिलता है, देन ये चीज भी ट्रू होगी अगर उनकी पावर्स में, अगर उनकी जो पावर्स हैं उसको हम ऐसा लिखें, देन दिस थिंग विल ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के एक इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे कई सवाल, कई क्या 100% आपके एग्जाम में इस पे सवाल आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल हो ना भाई, समझाता हूं, टेंशन ना लो। देखो भाई, अगर मैं लिखता हूं 30 mod 4, 30 mod 4 करने से मुझे रिमाइंडर 2 मिलता है, और लेट्स से 30 mod 4 करने से रिमाइंडर 2 मिलता है, और एक नंबर और ले लेता हूं 14 mod 4 करने से भी मुझे रिमाइंडर 2 ही मिलता है। दोनों के ही केस में मुझे रिमाइंडर सेम मिलता है। तो अगर ये दोनों का ही रिमाइंडर मेरे को सेम मिल रहा है, सो वी कैन से कि 30 इज कॉन्ग्रेंट टू 14 mod 4। ये लिखना सही बात है, करेक्ट, ये लिखना एकदम सही बात है। तो जो इनके स्क्वायर का रिमाइंडर होगा या क्यूब का रिमाइंडर, प्रोवाइडेड दोनों तरफ आप सेम चीज लिख रहे हो। मान लो मैं यहां पे लिखता हूं 30 का स्क्वायर, तो मुझे यहां पे 14 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, विच इज mod 4। दोनों में ही आंसर मुझे सेम मिलना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल रिमाइंडर के बराबर हो, जैसे यहां पे 2 दे रहा था तो यहां पे 2 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी आंसर होगा वो सेम होना चाहिए दोनों का। अब देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है, ये चीज ऑलरेडी यहां लिखी हुई है। 30 का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं डायरेक्टली निकालूं 30 का स्क्वायर mod 4, विच इंप्लाइज मैं 900 निकाल रहा हूं, 900 mod 4 जो कि 0 आता है। 900 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब 14 का स्क्वायर भी क्या सही में ऐसा होता है, 14 का स्क्वायर भी हो जाता है? बिल्कुल, देखते हैं। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 mod 4 करेंगे तो क्या 196 कंप्लीटली डिवाइड होता है? 0 आना चाहिए, इसका 0 आ रहा है, इसको भी 0 आना चाहिए। तो 196 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, बचा 36, 9 जा 36, खत्म। बिल्कुल भाई, खत्म हो जाता है इधर तो इधर भी 0 आ रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल्दो ये सेम रिमाइंडर नहीं है। पहले के केस में इधर जो रिमाइंडर आ रहा था, इसमें जो रिमाइंडर मिल रहा था वो 2 मिल रहा था, इसके लिए जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। ऊपर वाले रिमाइंडर से नीचे वाले रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं, लेकिन इन दोनों के आपस का जो रिमाइंडर है वो सेम है। इन दोनों के आपस का जो रिमाइंडर है वो अभी भी सेम है। यही होता है कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो का पूरा स्ट्रक्चर। आप मल्टीप्लाई करोगे कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ता। सेम विद एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, आप ऐड सब्ट्रैक्ट अगर किसी भी नंबर में करते हो लेकिन दोनों तरफ करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रॉपर्टी इसमें अलग से नहीं लिखी है, लेकिन इस चीज को हम समझ सकते हैं। देखो बच्चों, व्हाट आई एम सेइंग इज कि 30 और 14 का एग्जांपल लेते हैं। 30 इज कॉन्ग्रेंट टू 14 mod 2, ठीक है ना। 30 इज कॉन्ग्रेंट टू 14 mod 2। तो अगर मैं 30 में एक नंबर ऐड कर दूं, 30 + 6 कर देता हूं, और दिस इज शुड ऑल्सो बी सेम एज 14 + 6, या 6 नहीं लेते हैं क्योंकि 4 लिखा था ना, 4, ठीक है। मान लीजिए मैं लिखता हूं 30 + 7 लिख लेते हैं, शुड बी कॉन्ग्रेंट टू 14 + 7 mod 4। अभी इसमें रिमाइंडर 2 था, दोनों में 2 रिमाइंडर, 30 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 14 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2। तो यहां पे भी जो रिमाइंडर्स आने चाहिए वो सेम होने चाहिए, नॉट 2, आपस में सेम होने चाहिए। इधर 37 हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा 21 mod 4। क्या ये चीज ट्रू है?
आप खुद देख लो, 37 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 36 नियरेस्ट मल्टीपल है, रिमाइंडर बचेगा 1, और 21 में भी रिमाइंडर बचता है 1, तो ये चीज अभी भी ट्रू है। तो आपके पास इफ, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इफ, ये नेक्स्ट पेज पे लिखते चलो, इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, मॉड m लिख लेते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट कॉन्ग्रुएंस रिलेशनशिप देन पहली चीज a प्लस k मस्ट ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस k मॉड m। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप a माइनस k लिखते, दैट शुड बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस k मॉड m। कॉन्ग्रुएंसी में चीज काम करती है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप a इंटू k करोगे, दिस शुड ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू b इंटू k मॉड m। और चौथी प्रॉपर्टी, डिवाइड्स में भी काम करता है, डिवीजन में भी ये काम करता है। अगर आप a अपॉन k करोगे, दैट विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू b अपॉन k मॉड m, बट k नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, खैर ये चीज ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गई, तो हम ये कर लिखते हैं, a रेज टू द पावर k मस्ट ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू द पावर k मॉड। तो कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज चलती है, ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर द कॉन्ग्रुएंस मॉडल। ठीक है, सबके लिए चीज ट्रू रहेगी, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या फिर मल्टीप्लाई करो। अब एक एक्टिविटी करके देखते हैं। जब हम 1 mod 6 करते हैं, रिमाइंडर 1 बचता है, 50 पॉजिटिव इंटीजर्स लेके उनके लिए काम कर रहे हैं। 2 mod 6 किया, 2 बचा, 3 mod 6 किया, 3 बचा, 4 mod 6 किया, 4 बचा, 5 किया तो 5, 6 किया तो 0, फिर 7 mod 6 किया, फिर 1 बचा, तो 7 वापस से यहाँ पे रिपीट होना शुरू होगा। अगर मैं लिखूंगा 7 mod 6 तब भी 1 मिलेगा, 8 mod 6 लिखूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, ऐसे करता रहूंगा 12 mod 6 तक जैसे मैं पहुंचा मुझे 0 मिलेगा। फिर 13 से शुरू किया, 13 mod 6 किया तब भी 1 मिला, एंड दिस कंटिन्यूस। और ये 50 तक कंटिन्यू आप करते गए, तो आपने क्या पाया? रिमेनिंग नंबर्स के लिए करने के बाद आपने क्या पाया? आपने ये पाया जिसका रिमाइंडर 0 था वो ये सारे नंबर थे, 6, 12, 18, 6 के जितने भी मल्टीपल थे सबका जो रिमाइंडर आ रहा था वो 0 आ रहा था। 1 जिसका रिमाइंडर आ रहा था वो 1, 7, 13, 19, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है भी कि 1 पे रिमाइंडर 1 है, 7 पे रिमाइंडर 1 है, 13 पे भी रिमाइंडर 1 है। तो रिमाइंडर 1 जहां पे आता है वो ये सारे नंबर्स हैं। फिर रिमाइंडर 2 जहां पे आ रहा था वो ये सारे नंबर्स हैं। देन रिमाइंडर 3 जहां पे आ रहा था वो ये सारे नंबर्स हैं। 4 पे ये सारे नंबर्स हैं। तो इस तरीके से देखो बच्चों, ये चीज चलती जा रही थी, करेक्ट? इस तरीके से ये चीज आपकी यहाँ पे चलती जा रही थी। तो जहां जहां सेम रिमाइंडर मिलता है वो एक इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं। जहां जहां आपको सेम रिमाइंडर मिलता गया वो एक इक्विवेलेंस क्लास बनती गई। एंड 0 की इक्विवेलेंस क्लास में 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये सारे नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंस क्लास का। इसको आप रीड कर सकते हो। हियर द सेट ऑफ 50 इंटीजर्स डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस for modulo 6 and the elements, that is the numbers lying with each subset, each sector are congruent to each other। मतलब ये सारे numbers आपस में congruent हैं। कहने का मतलब अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं कि 5 is congruent to 11 mod 6 तो एकदम सही बात लिखी है। या मैं लिखना चाहूं 10 is congruent to 16 mod 6 तब भी ये एकदम सेम बात लिखी हुई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये सारे numbers आपस में congruent हैं। The numbers belonging to the same subset leaving the same remainders forms the equivalence class। तो एक सेक्टर में जितने नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे थे वो एक इक्विवेलेंस क्लास बना रहे थे। और इक्विवेलेंस क्लास समझना अपने लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक x है जो इंटीजर में डिफाइन करता है, वी डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस x विद रिस्पेक्ट टू मॉड m बाय द फॉलोइंग। तो इसको क्या बोलेंगे कि आपका जो a होगा वो भी उस इंटीजर को फॉलो करेगा, इंटीजर में होगा। ये इक्विवेलेंस क्लास x लिखी हुई है। Equivalence class x is equal to a set of a belonging to integer and a must be congruent to x mod m। तो ये जो a होगा वो भी इंटीजर्स को बिलोंग कर रही है, और जब x यानी कि ये वाला लिखोगे वो कॉन्ग्रेंट नंबर आपको मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने m को देखो 3 लिया और x को 0 लिया। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जहां पे 3 से डिवाइड करने पे मुझे 0 मिलेगा? कितने ऐसे नंबर्स होंगे कि 3 से डिवाइड करने पे मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा? तो यही बनता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। इसी को मैंने बोला इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। सो कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जब हम 3 से डिवाइड करें? ध्यान से सुनो,
कितने ऐसे नंबर हैं कि हम 3 से डिवाइड करें, ये वाला कितने ऐसे नंबर हैं कि हम 3 से डिवाइड करें और मुझे रिमाइंडर 0 मिले। ठीक है, मुझे रिमाइंडर 0 मिले। ठीक है ना, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 मिलेगा। तो 0 से अगर मैंने 3 को डिवाइड किया तब भी 0 मिलेगा, मैंने प्लस माइनस 3 में से कोई भी डिवाइड किया तब भी मुझे मिलेगा, प्लस माइनस 6 किया तब भी मुझे 0 मिलेगा। लेकिन यही नंबर को अगर मैं 1 कर दूं और 3 से अभी भी 3 का डिवीजन करूं तो वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मॉड 3, विथ रिस्पेक्ट टू मॉड 3। अभी वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करूं, इफ आई जस्ट इंक्लूड द पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर्स में मानो बना हुआ है, तो रिमाइंडर 1 कहां मिलेगा? 1 को 3 से डिवाइड किया तब भी 1 मिलेगा, 4 को 3 से डिवाइड किया तब भी 1 मिलेगा, करेक्ट। 7 को 3 से डिवाइड किया तब भी 1 मिलेगा, 10 को 3 से डिवाइड किया तब भी 1। ये सारे नंबर्स बनाते हैं आपकी इक्विवेलेंस क्लास को। नेगेटिव भी इंक्लूडेड होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ऐसे आपने -2 को 3 से डिवाइड किया तब भी आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो ये बेसिकली वो लिस्ट है, ये बेसिकली वो लिस्ट है सारे नंबर्स की जिनको हम 3 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर पा रहे हैं। दीज नंबर्स आर द रिमाइंडर्स, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द रिमाइंडर्स। ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द रिमाइंडर। एंड अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इस चीज को लिखूं, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखता हूं सिर्फ 1 से लेके 50, आपका जो सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट है, अगर मैं 1 2 3 से लेके 50 तक लिखूं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और पूछूं आपसे कि बेटा 0 की ना इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे नंबर आ जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 6 12 18 24 से लेके 48 तक। दीज नंबर्स फॉर्म द इक्विवेलेंस क्लास 0। अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास 2 बोलूं फॉर दिस सुपर सेट, तो आप बोलोगे सर 2 8 14 20 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा कहां तक? 50 तक। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो रिमाइंडर की इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करती है और इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है, किस नंबर के रिस्पेक्ट में हम इक्विवेलेंस क्लास बनाना चाह रहे हैं, और एक नंबर निकालेंगे, उसी के डिफरेंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। जैसे कि फाइंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 30। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 30 चाहिए, फॉर्मिंग द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 फॉर मॉड्यूलो 7। ये है भाई m की वैल्यू, मॉड्यूलो 7 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। कहने का मतलब रिमाइंडर 5 कहां मिलेगा अगर 7 से डिवाइड करें? रिमाइंडर 5 कहां मिलेगा? रिमाइंडर 5 इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? रिमाइंडर 5 कहां मिलेगा? व्हेन वी डिवाइड अ नंबर from 7 and we have to divide all the numbers from 1 to 30। लेस देन 30 बोला है, तो देखो 5 को डिवाइड किया 7 से तब भी रिमाइंडर आपको 5 मिलेगा, अगर आपने 12 को डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर 5 मिलेगा, एंड अगर आपने 19 को डिवाइड किया तब भी 5 मिलेगा, देन आपने 26 को डिवाइड किया तब भी 5 मिलेगा। तो यही नंबर्स खाली एग्जिस्ट करते हैं जब हम 7 से डिवाइड, इन सारे नंबर्स को 7 से डिवाइड करके देखोगे, रिमाइंडर आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको सारे नंबर्स ऐसे यहां पे निकालने हैं, और इन सारे नंबर्स में इस m का ही डिफरेंस है। नोटिस करा, आपको पहला नंबर निकालना है, उसमें m का ही डिफरेंस बस ऐड करते जाना है टू फॉर्म द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस। तो जितना भी कॉन्सेप्ट था मॉड्यूलो अरिथमेटिक से लेके या कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो से लेके, सारा का सारा यहां पे कवर हो चुका है। अब बचे हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। और बाय द वे बच्चों, ये जितना भी पीडीएफ में मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप अभी तक यहाँ पे रुके हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पढ़ने में मजा आ रही है, एंड ये जर्नी हमारी बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी थ्रू आउट द ईयर। एंड अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में जाओगे, फ्री मटेरियल में तुमको ये नोट्स मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ वो नहीं करना, पे नहीं करना, ऐप के सेक्शन में जाके रजिस्टर करके आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सारे नोट्स में, और बाकी भी जितने भी फॉर्मूला शीट डीपीपीज आती रहेंगी उस ऐप के ऊपर। ठीक है, सो विल बी मीटिंग यू देयर। उस पर जाके अपना ये फ्री मटेरियल डाउनलोड जरूर करना। सो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 132, find the sum of 132, अच्छा भाई 132 and 121
मॉड 23, 132 एंड 131 मॉड 23। अब हम इसको अलग स्प्लिट कर सकते थे, हमने सीखा है 132 मॉड 23 करेंगे एंड 121 मॉड 23 करेंगे। ठीक है, अब आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे करनी है ये तुम ज्यादा बेटर जानते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूलना नहीं जो भी आंसर आएगा उसको वापस से मॉड 23 जरूर करना, क्योंकि आंसर कैन एक्सीड 23। तो ये चीजें लिखोगे, इसी पे नंबर आपको मिलते हैं। तो अगर मैं 132 को 23 से डिवाइड करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मुझे 115 मिलेगा, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज सोचो, अगेन 115 और इसमें 17 का गैप है, 17 का गैप है ना, बिल्कुल कर लो, 17 का कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 17 रिमाइंडर हो गया। मान लो मैं 23 इंटू 6 करता, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं नेगेटिव रिमाइंडर की। मैंने यहाँ पे 6 किया होता, 6 3 जा 8, 6 2 जा 12, 138 आता, तो आप -6 लिख रहे होते, -6, तो दिस इज द नेगेटिव रिमाइंडर। तो आप नेगेटिव रिमाइंडर भी यहाँ पे लिख सकते हो, पॉजिटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ना हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही लिखते हैं क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। इधर 17 आ जाएगा रिमाइंडर, और 121 मॉड 31 किया तो ऑब्वियसली 115 तक जाता है, तो रिमाइंडर आ गया 6, एंड लिखेंगे मॉड 23, एंड 17 + 6 23 होता है, 23 मॉड 23, सो आंसर इज 0। आंसर इसका 0 आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर बोला है 7 की पावर 6 मॉड 3 निकालना है। या तो भाई आप 7 की पावर 6 निकाल लो, वो एक अच्छा तरीका है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इसके 2 तरीके बताता हूं। मेथड नंबर 1, पहला मेथड ये कहता है कि 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7, और इसका कर लो मॉड 3। तो तुम देखोगे 7 है, इसका रिमाइंडर बचेगा 1, इसमें भी 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 1, मॉड 3। कैसे? क्योंकि हर एक नंबर को मैं इंडिविजुअली 3 से डिवाइड करके देख सकता हूं। हर एक नंबर को जो मल्टीप्लीकेशन में वो 3 से डिवाइड करके हम देख सकते हैं। तो यहां पे 1 आ गया, विच इज 1 × 1 × 1 मॉड 3, तो 1 ही रहेगा, सो द आंसर इज 1। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका यह है कि शुरुआत आपको बेसिक से करनी है, जैसे 7 से शुरू किया, 7 मॉड 3। अब 7 मॉड 3 लिखो, 7 मॉड 3 ऐसे, ओके, आप 7 मॉड 3 लिखते हो। 7 मॉड 3 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 7 मॉड 3 का मतलब क्या आता है? रिमाइंडर 1 आता है। और इसको हम स्विच भी कर सकते हैं, मैंने बोला ना, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 इज ऑल्सो इक्वल टू, एक सेकेंड, 7 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मॉड 3। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। अब मुझे 7 की पावर 6 करनी थी, तो इधर भी पावर 6 कर देंगे, 1 की पावर 6 मॉड 3। अब जो 7 की पावर 6 मॉड 3 है वही 1 की पावर 6 मॉड 3, और 1 की पावर 6 1 ही होता है, इसका भी आंसर 1। तो आपको ये मेथड अच्छा लगता है ये करो, वो अच्छा लगता है वो करो, वैसे उस पे भी पकड़ अपने को बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर गिवन दैट x इज कॉन्ग्रेंट टू 23। x इज कॉन्ग्रेंट टू 23 मॉड 7। तो सबसे पहले तो ये बताओ 23 मॉड 7 होता कितना है? 23 मॉड 7 होता है 2, रिमाइंडर कितना आता है 2। तो मुझे x में एक ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड होके 2 दे, लेकिन x पे कंडीशन है। x पे कंडीशन क्या है? x पे कंडीशन है कि 21 और 31 के बीच में नंबर होना चाहिए। तो 21 31 के बीच में एक तो 23 खुद ही रहेगा, x की जगह 23 खुद भी आ सकता है, लेकिन नंबर और होगा। कौन सा नंबर होगा? 30, ठीक है ना, 30। तो x इज इक्वल्स टू 30। ये ऑब्जर्व करके क्वेश्चन करने वाले थे, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस थिंग, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x माइनस 23 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इज अ मल्टीपल ऑफ 7, समझे? x माइनस 23 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। कॉन्ग्रेंस ये होता है a कॉन्ग्रेंट b, मॉड m लिखा है तो a माइनस b इसका मल्टीपल हो जाता है। सो x माइनस 23 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, देयरफॉर x माइनस 23 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स k। अब 7 के मल्टीपल में देखो यहाँ पे देयरफॉर x कैन बी ईदर 23, 30, 37 एंड सो ऑन। इन सारे नंबर्स को लिखोगे तो ये जो डिफरेंस है वो तुमको 7 टाइम्स 7 का मल्टीपल ही देगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 23 एंड 30, क्योंकि मुझे 30 के अंडर रहना था। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं कि 226 इंटू 369 इंटू 122 इंटू 461 इंटू 1025 और मॉड 8 किया। डिवाइडेड बाय 8 का मतलब क्या है? आपने मॉड 8 निकालना है।
अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये सुन लिया तो काम तुम्हारा बन गया, बहुत आसानी से बन गया। अब हर एक नंबर को आप 8 से डिवाइड करके देख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपस में अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो परेशान हो जाओगे। इसीलिए वो प्रॉपर्टीज बनी है ताकि आप प्रॉपर्टीज का सदुपयोग करके निकाल पाओ आंसर। ठीक है, सो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 226 मॉड 8 करते, और आप ऐसे लिख सकते हो 226 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16 बचा 66, 8 8 जा 64 बचा 2। तो जैसे यहां पे आपने रिमाइंडर निकाला 2, इसको काट के यहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि रिमाइंडर हमें रिमाइंडर से फर्क पड़ता है और किसी से फर्क नहीं पड़ता। 2 लिख दिया। अब 36 को ऐसे लिखोगे 32 49, रिमाइंडर बचा 1, कर लेना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर बचा 1। 122 के साथ करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, अभी भी 2 बचा। ठीक है, 8 एंड 42 2 बचा। 461 40 61 यानी कि 56, 56 का मतलब है 5, रिमाइंडर बचा 5, और 1025 में आ गया तो 102 में ये जाता है 1021 22 16 65 1, अभी भी रिमाइंडर आ गया 1। तो ये रिमाइंडर्स आपको 1 में कैलकुलेट करना आना चाहिए, इतना तो डिवीजन अच्छे से होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, मन में किया, 8 1 जा 8, 22 बचा, 2 से गया 16 बचा 65, 8 से गया 64, तो इधर रिमाइंड 64 गया, रिमाइंड 65 में 64 गया, रिमाइंडर 1 बचा तो 1 लिख दिया। अब अपने पास बचा 2 2 जा 4, 4 5 जा 40, 40 मॉड 8 करना था आपको। 40 mod 8 का मतलब क्या होता है, आंसर 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर, नो रिमाइंडर विल बी लेफ्ट। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 200 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 5 AM? जब भी AM PM वाला सीन हो, ऑलवेज यूज 24 आवर क्लॉक। अब 24 घंटे की घड़ी में यूज करोगे तो इधर आ जाएगा भाई 200 डिवाइडेड बाय 24। अब आराम से इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे करना है वैसे करो। अब वो आपके ऊपर है कैसे आपको रिमाइंडर लेना है, अलग अलग करके करना चाहो अलग अलग करके भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे आता है 8, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 192 बचेगा, रिमाइंडर 8, अभी भी 8 बचा, 8 क्वेश्चन भी है 8 रिमाइंडर भी है। सो यानी कि 200 mod 24, 200 mod 24 विल गिव मी 8। अब ये 8 क्या है, 8 आवर्स में ऐड कर दो, मतलब 5 AM में प्लस 8 आवर्स में ऐड करूंगा, 8 घंटे ऐड किए। तो 5 AM में अगर मैं 7 आवर्स ऐड करता तो 12 PM होता, 8 आवर्स ऐड किया तो 1 PM, तो ये मिल जाएगा आपको 1 PM। ठीक है ना, 5 8 13, 5 8 13 यानी कि 1 PM होता है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ये टाइम का एक यूज था, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 की पावर 128 mod 7, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। 3 की पावर 128 mod 7, हमें शुरुआत करना है छोटे छोटे स्टेप से। ठीक है, 3 की पावर 8 पे पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है। तो मैं ऐसे निकालना चाहूंगा कि कोई ऐसा नंबर निकालो, कोई ऐसा नंबर निकालो जो 7 के करीब हो, मतलब 7 के मल्टीपल में करीब हो और 2 की पावर में भी आए, मतलब 3 की पावर में भी आए। तो देखो बहुत सारे तरीके अपने पास ना, बहुत सारे तरीके हैं, चॉइस इज योर्स। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करना चाहो, नेगेटिव का नहीं यूज करना चाहो, सो हर एक तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए मैं 3 के स्क्वायर का यूज करता हूं, मैं 3 के स्क्वायर का यूज करता हूं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 mod 7। मैं कॉन्ग्रेंस मॉडलों का यूज करूंगा। 3 का होता है स्क्वायर 9, 9 mod 7, और 3 का स्क्वायर इधर लिखा रहने दूंगा, 9 mod 7 2 हो जाता है, तो वी कैन राइट इट ऑल्सो एज 2 mod 7। मैं कोशिश करूंगा इस नंबर को इससे छोटा रखने की, उससे फायदा क्या होगा भी आप देखो। ठीक है ना, 2 पहुंच गया। अब मैं इसका क्या करूंगा, क्यूब कर दूंगा। क्यूब क्यों करूंगा, क्यों, क्यूब करने से मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा। 3 के स्क्वायर का क्यूब किया, कॉन्ग्रेंट टू 2 का क्यूब किया, एंड mod 7, दोनों तरफ का जो रिमाइंडर है अभी भी अनचेंज्ड है। आप ये चीज का प्रॉपर्टी को याद रखना कि अगर लिखा है a is b congruent to b mod m, then it will always be the case कि a की पावर b will always be b की पावर k mod m, हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने तरफ दोनों तरफ क्यूब कर दिया, इधर हो जाएगा 3 की पावर 6, इधर हो जाएगा 8, 8 mod 7। अब ये नंबर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय है। क्यों प्रिय है, क्योंकि भाई यहां पे जो mod आएगा वो 1 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 3 की पावर 6 इज सिमिलर एज सेइंग
1 mod 7। अब मैं मन चाही पावर यहां पे लगाऊंगा, मन चाही पावर, जो पावर लगाना है वहां पे, क्योंकि भाई 1 पे तुम कोई भी पावर रेस करो, चाहे जितनी पावर करो, पॉजिटिव कोई भी, हमेशा 1 ही रहता है। इसमें मैंने सिर्फ 3 किया क्योंकि नंबर्स को सिंप्लीफाइड वे में रखना है, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड। 2 की पावर 4 भी कर सकते थे, 4 भी करोगे तब भी आएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 यहाँ पे 32 हो जाएगा, लेकिन फिर नंबर 4 आ जाएगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ट्राई करना है नंबर को इसके डिवाइजर के एज क्लोज एज पॉसिबल लाने की। तो मैं 2 के क्यूब से ले आया 8, 8 बन गया, तो मेरे पास 3 की पावर 6, वो देखो चेंज होता गया, ये सिंप्लीफाई होता गया। लेफ्ट वाला मुझे क्वेश्चन बनाना है, राइट वाला सिंप्लीफाई करते जाना है। तो 3 की पावर 6 पे ना मैं पावर चढ़ा दूंगा 21, सीधा सीधा 21 कर दिया। दिस इज सिमिलर एज 1 की पावर 21 mod 7, ऐसे लिखते चलते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ सेम पावर आपको रेस करनी है, जो भी नंबर्स है, डिवाइजर पे होगी नहीं, सिर्फ डिविडेंड पे होगी। अब 21 इंटू 6 126 होता है, बहुत आराम से आप पहुंच गए हो 126 पे। दिस इज सिमिलर एज 1 mod 7। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो 128 था, 126 थोड़ी था, तो 128 बना लेते। 128 कैसे बनेगा, 3 की पावर 126 में मैं 3 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और जो नंबर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है वही नंबर मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 3 का स्क्वायर mod 7, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 128 इज सिमिलर एज 9 mod 7। और 9 mod 7 का जो मीनिंग होता है, 9 mod 7 का जो मीनिंग होता है बेटा, वो होता है कितना, 2। तो 3 की पावर 128 इज सिमिलर एज या कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 7। तो नंबर हो गया छोटा इससे, और वही हो गया आपका आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इसी के साथ हमने जितने भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, हर एक टाइप को कवर किया, हर एक प्रॉपर्टी को खत्म किया एंड आपको समझाया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जाइए ऐप में, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको फोल्डर में ये नोट्स मिल जाएंगे। किस नाम से होंगे, नोट्स ऑफ यूट्यूब, है ना, यूट्यूब नोट सेक्शन, यूट्यूब नोट्स, ऐसे ही देखना, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो यूट्यूब के नोट्स फ्री में ही मिलेंगे, कोई उसका वो नहीं है। जाना, डाउनलोड करना ऐप और साइन इन करके ये नोट्स को पढ़ना। जितना पढ़ोगे, जितना करोगे, उतना आपके लिए, आपके रेफरेंस में रहेंगे, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।